हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉयड। सबसे पहले, क्योंकि इसका काफ़ी जगह यूज होता है, आप जितने भी ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारा सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गई, और सेंट्रॉइड्स जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बोलता है कि एक ट्रायंगल शेप है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर एक्ट करेगा, या इस ट्रायंगल शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट करेगी। तो इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जनरल केस कंसीडर करेंगे, फिर उस केस के हिसाब से हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फिर हम वो अलग अलग शेप पर अप्लाई कर देंगे, जैसे ट्रायंगल पर, ट्रायंगल पर, रेक्टेंगल पर या सर्कुलर। ठीक। सबसे पहले हम एक बॉडी लेते हैं, क्योंकि बॉडी का जो वेट होता है, वेट यूनिफॉर्म सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट्स एक यूनिफॉर्म तरह से वेट डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मिल के बने होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिल के बने होते हैं, और उन्हें मॉलिक्यूल्स का सेल्फ खुद का कुछ ना कुछ वेट होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक बॉडी कंसिडर की है, और इस बॉडी में बहुत सारी फाइनाइट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एक मॉलिक्यूल्स का सेल्फ कुछ न कुछ वेट है, और वो वेट उनके मास के कारण या तो उपस्थित, या उस मास है, किसी चीज में जो मास होती है और उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है, तो बेस हो जाता, वेट में कन्वर्ट होता है। इससे जो वेट होता है, मास इनटू ग्रेविटी, यदि आपका कोई ना कोई मास है, उसमें यदि आप g का मल्टीपल कर दें तो क्या होगा, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9.81 का गुणा करेंगे आप, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वेट में। तो जो वेट्स होती है वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट्स होती है। ठीक है। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स को डील करना हमारे लिए टफ टास्क हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा पूरे मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर एक ऐसा वेट कंसीडर करेंगे जो उतना ही इफेक्ट क्रिएट करेगा जितना ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका क्या है, वेट W है। ठीक है। तो ये जो W वेट है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर है। यहाँ पर हमने किया है कि हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड्स। तो हमने ये जो बॉडी मानना था, हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होता है। तो वो वेट हमने क्या किया, पूरे मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर एक हमने इक्विवेलेंस वेट कंसीडर किया है, जो कि वेट हमें बस हमने कंसीडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, लेकिन वो एक्चुअल में वो वेट वहां पर एक्ट नहीं करेगा, वो हाइपोथेसिस रहेगा। ठीक है। अब हमें एक रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे, हर एक मॉलिक्यूल्स के वेट के इक्विवेलेंट हमने एक वेट कंसीडर किया, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, यानी ये उतना ही इफेक्ट क्रिएट करेगा जितना इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसी भी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मुंबई कितना दूर है। अब मुंबई कितना दूर है ये तो आप नहीं बता पाएंगे। जब आपसे वो पूछेगा कि या तो इलाहाबाद से या प्रयागराज या दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो आप बताएंगे, क्योंकि उसमें मुंबई का आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, दिल्ली लिया, यानी दिल्ली को आपने रेफरेंस मांगा, वहां से आप मुंबई का दूरी ज्ञात करना चाहते। ऐसे ही जो इसमें मॉलिक्यूल सेट कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के इक्वल हमने एक रिजल्टेंट कैपिटल W को कंसीडर किया है। अब इसके कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इस रिजल्टेंट, जो भी बॉडी का रिजल्टेंट वेट होता है, वो कहाँ एक्ट करता है, वो उसके सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वहाँ एक्ट करता है। तो इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया कि हाँ, और उससे, और जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना है वहां से हमारा दूरी कौन क्या है, x बार है। और एक हमने छोटू सा मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया है जिसका वेट स्मॉल w है।
ठीक है, और इसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस x है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिजल्टेंट मोमेंट देखते हैं कि मतलब जो रिजल्टेंट वेट है वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर जो W का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ द स्मॉल्स, यानी जो स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसके वेट के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमने समेशन यूज किया है ये ज्यादातर अलजेब्रा में यूज होता है। अलजेब्रा मतलब यदि हमें किसी नंबर को जोड़ना होता है तो हम सम करते हैं, लेकिन हम नंबर 2 4 10 15 अंक तक ही जोड़ेंगे, या उससे ज्यादा मैक्सिमम 100 200। लेकिन जब ज्यादा अंक आ जाते हैं तो उसको हम जोड़ते नहीं, एक रेंज कंसीडर करेंगे और एक इंटीग्रल साइन लगाएंगे। उस रेंज से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अंत पॉइंट के बीच में हम इंटीग्रल कर देंगे, उसका पूरा वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हर जगह मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स को ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा से शिफ्ट होंगे कैलकुलस में। कैलकुलस में देखिए यहाँ पर जो हमने समेशन WX लिखा है, इसका यूज ज्यादा, समेशन का यूज ज्यादातर अलजेब्रा में होता है। जब हम कैलकुलस में शिफ्ट होते हैं तो इसी जो हमारा समेशन वही एक सम, सम मतलब देखिए ये एक सम के यस के सिमिलर है, लेकिन इंटीग्रल में इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसका नाम रख दिया गया है इंटीग्रल। अब इनटू जो हमारा छोटू छोटू वेट है, यदि हम इसको छोटू छोटू वेट जो हमारा स्मॉल w है इसको पूरा ऐड कर देंगे जितना भी फाइनाइट वैल्यू है, तो हमारा टोटल वेट यानी कैपिटल W का मान निकल जाएगा। अब इस कैपिटल W को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। अभी जहां पर ऐड करेगा उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। द पॉइंट्स एट विच द रिजल्टेंट weight can be assumed to be act is known as center of gravity। हम assume करेंगे जो हमारा कैपिटल W है वो जहां पर एक्ट कर रहा है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसमें हम एक थ्योरम यूज करेंगे, वर्गिनॉस थ्योरम जिसको बोलते हैं। वर्गिनॉस थ्योरम बोलता है कि जो छोटू छोटू मोमेंट्स हैं, जितने भी छोटू छोटू वेट्स हैं, सॉरी छोटू छोटू वेट्स, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जितना मोमेंट क्रिएट करेंगे उतना ही जो हम कैपिटल W या रिजल्टेंट वेट माने हैं उस सिमिलर मोमेंट क्रिएट करेंगे विद द रेफरेंस पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर क्या, कैपिटल W इंटू एक्स बार, तो यहाँ पर हमने कैपिटल W इंटू एक्स बार इक्वल टू, आप यहाँ इंटीग्रल या तो समेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यानी आप समेशन की जगह इंटीग्रल यूज करेंगे। एक्स इंटू छोटू का वेट्स इंटू हमें एक्स बार कैलकुलेशन करना होगा, आगे देखेंगे, लेकिन इसके बजाय हम यही यूज करेंगे W इंटू एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कैपिटल W। यहाँ पर कैपिटल W का मान पूरे बॉडी का वेट है और जो स्मॉल w है वो एक मॉलिक्यूल्स का वेट है, उसका रेफरेंस पॉइंट से x दूरी पर है, जबकि कैपिटल W रेफरेंस पॉइंट से x बार दूरी पर है। तो जो वर्गिनास थ्योरम बोलता है वो बोलता है कि मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, यानी हमने जो मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ द ऑल एक्चुअल फोर्सेस, मतलब जितनी भी फोर्स हैं, यानी जो वेट है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का W, उसका हम मॉलिक्यूल्स का रेफरेंस पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे, क्योंकि देखिए उसका जो हमारा मोमेंट दोनों का बराबर होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स था उसी के वेट के बराबर तो हमने रिजल्टेंट कंसीडर किया था, तो हमने डिफरेंस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया। तो हमें एक फार्मूला प्राप्त हो गया जो है कैपिटल W इंटू एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू स्मॉल w। देखिए यहाँ पर जो वेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट को मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं। अब फिर ये हमारा मान लीजिए यदि छोटू वेट है तो यहाँ पर छोटू मास हो जाएगा, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मास इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पर टोटल कैपिटल W की जगह मास इंटू ग्रेविटी लिखेंगे। हमने मास इंटू ग्रेविटी लिखा, यहाँ पे स्मॉल w की जगह मतलब dm इंटू g। अब देखिए कोई भी मतलब जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं उसमें जो मेंबर सब मतलब हम यूज करते हैं
उस मेंबर पर सेम ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपको कोई मेंबर डिजाइन करना है, मान लीजिए एक बीम डिजाइन करना है, आपके पास एक बीम है, इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो अब इसको क्रॉस सेक्शन देखते हैं। इसका जो आप क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है। अब इसी का तो सेंट्रोइड यूज करते हैं, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स पर जितने भी ग्रेविटी एक्ट करेगी वो सेम ही करेगी। और इस सेक्शन को यदि बाहर निकालें हम, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पर ग्रेविटी का इफेक्ट सेम होगा, और जो रिजल्टिंग कंसीडर करेंगे उसका भी पर ग्रेविटी का प्रभाव सेम होगा। और ये मॉलिक्यूल्स पर भी देखिए इतने कम हाइट में ग्रेविटी के मान में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जी को सिमिलर मानते हैं, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसकी ज्यादातर थिकनेस बहुत कम होती है, डेप्थ बहुत कम होती है। अब इतना ज्यादा नहीं, जैसे हमारा माउंटेन का हाइट इतना ज्यादा है कि वहां पर उसके पीक पर और उसके ग्राउंड लेवल पर जी का मान में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमारे जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं वहां पर जी का मान में बहुत कम ही डिफरेंस आता है। तो हमने यहाँ पर जी को कैंसिल आउट कर दिया। अब यही जो पहले इक्वेशन था यही मास के टर्म में निकल गया। इनका मास इंटू एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एम। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। यानी देखिए अब वहां पर हमने जी के प्रभाव को जब नेग्लेक्ट किया, तो जो कैपिटल वेट था यहाँ पर, जैसे हमने जी का मान निगलेक्ट किया तो वहां पर जो वैल्यू हो गई वहां पर मास के टर्म में हो गया, तो इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जो इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते थे, इसको हम डब्ल्यू ऐड कर रहा था तो इसको हम जी बोलते थे, यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। लेकिन जब यहाँ पर मास एक्ट करने लगा, जब यहाँ पर मास एक्ट करेगा तो इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक हम अर्थ पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होता है। लेकिन हम एक ऐसे जगह जाएं जहां पर स्ट्रक्चर बनाए जहां पर जी का मान हो ही ना, तो वहां पर हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फार्मूला था, यानी कौन सा फार्मूला है, कैपिटल डब्ल्यू ये वाला, ये वहां पर वैलिड नहीं होगा। वो तब हमें मास वाला, सेंटर ऑफ मास वाला इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो मास है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि हमारा जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने मास को कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्स बार इक्वल टू एक्स इंटू स्मॉल जो मास था उसमें हमने शिफ्ट कर दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए जो हम मटेरियल होते हैं ज्यादातर होमोजीनियस होते हैं। जैसे आप बीम मानते हैं तो जितने भी आप इसमें एजप्शन लेते हैं ज्यादातर हमारे वो मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोटॉपिक होता है, तो उसमें हम डेंसिटी की वैल्यू भी सेम रखेंगे। तो हमने एक हमारा फ्रेश इक्वेशन आ गया जो कि वॉल्यूम के टर्म में है, यानी वॉल्यूम इंटू एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू स्मॉल वॉल्यूम का डीएक्स। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्यों सेंट्रॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड हमारी एक ज्योमेट्री प्रॉपर्टी होती है। ज्योमेट्री प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल चाहे जिसकी बना हो, यानी वो शेप पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए एक बीम है जो कि कंक्रीट और आरसीसी, मतलब आरसीसी बीम है जो कंक्रीट और स्टील का बना हुआ, दूसरा एक और बीम है जो कि रबर का बना हुआ है। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो सिर्फ इसके शेप पर डिपेंड करेगा कि इसका शेप रेक्टेंगल है, इसका भी शेप रेक्टेंगल है, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। मान लीजिए रेक्टेंगल है, दूसरा सर्कुलर हो गया, तो सेंट्रॉइड इसके शेप पर डिपेंड करने लगेगा। यानी सेंट्रॉइड हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वहां डेंसिटी थी, सेंटर ऑफ मास में डेंसिटी थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डेंसिटी थी, तो मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती थी। लेकिन ये जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारा शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर।
ठीक है, ये जो वॉल्यूम वाली इक्वेशन है इसको हम और मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए आप जो बॉडी पहले एज्यूम किए थे वो 3D बॉडी थी, हम एक 2D बॉडी लेते हैं जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म मानते हैं, यही जनरल शेप ही है, और इसमें जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, यानी थ्रू आउट द थिकनेस यूनिफॉर्म है। मान लीजिए आपके पास एक सेक्शन है, इस सेक्शन का थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह टी ही है इसका थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस टी ही है, ये थिकनेस, अब इसका डेप्थ डी है, और यदि बीम होगा तो यह पूरा लेंथ हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी एरिया और इनटू थिकनेस, हमारा इस कैपिटल वॉल्यूम, और एक छोटू मास लेंगे उसका एरिया इनटू थिकनेस। अब यहाँ पर हमने लिख देंगे एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू स्मॉल थिकनेस। अब इसको हम बोल लेंगे सेंट्रल ऑफ, इसको भी सेंट्रॉइड ही बोलते हैं, यानी इसमें ये भी हमारी शेप एंड साइज की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो ये 3D केस में था, ये 2D के केस होता है, या तो इसको हम प्लेन बॉडी सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन बॉडी बोलते हैं, यानी 2D बॉडी, जहां पर हमने थिकनेस को फिक्स कर दिया। अब यदि ये चारों इक्वेशन को हम लिखेंगे तो पहला कैपिटल W इंटू एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी डब्ल्यू, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरा मास के टर्म में हमने लिखा जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तीसरा वॉल्यूम के टर्म में लिखा जिसको हम सेंट्रॉइड ऑफ द 3D बॉडी बोलते हैं, या तो सेंट्रॉइड बोलते हैं सिंपल वॉल्यूम के टर्म में, एरिया के टर्म में नहीं, नीचे वाले को हम एरिया के टर्म में लिख दिए, इसको भी सेंट्रॉइड ही बोलते हैं। अब इसमें जो हमने थ्योरम यूज किया था वो बर्नौलीज थ्योरम यूज किया था। अब इस फार्मूले का हम यूज कहाँ करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल सेक्शन है, अब इस रेक्टेंगल सेक्शन का पूछ लेगा कि आप सेंट्रॉइड बता दो x दूरी से, यानी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा मान लीजिए हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो हमने कंसीडर किया था, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसके CG के बीच में कितना दूरी होगा, ये हमारा विड्थ है, ये हमारा डेप्थ है। तो यहाँ इक्वेशन कौन सा करेंगे, एरिया इंटू एक्स बार इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी ए, ठीक है, यानी फोर्थ एरिया के टर्म में इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा ए इंटू बी इंटू डी, कैपिटल ए, तो हम एरिया की जगह बी इंटू डी लिख देंगे, एक्स बार लिख देंगे, इंटीग्रल एक्स इंटू डी ए। अब हमें प्रॉब्लम है कि डी ए कैसे निकालेंगे। यदि आप यहाँ से एक्स, मान लीजिए कोई एक्स के डायरेक्शन में सेंट्रॉइड निकालना चाहेंगे, तो आप जो स्ट्रिप कंसिडर करेंगे वो वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। यदि आप y के डायरेक्शन से x बार निकालना, y बार निकालना चाहेंगे तो आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या, x डायरेक्शन से सेंट्रॉइड निकालना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जो कि वर्टिकल है। हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया जो कि वर्टिकल है, इसकी डेप्थ क्या है, d है, इसका डेप्थ d है, और इसका जो विड्थ है dx है। अब इसका हम छोटू जो एरिया है यानी dx है वो क्या निकाल लेंगे, d इंटू dx, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी b इंटू डी इंटू एक्स बार इंटीग्रेशन ऑफ x d इंटू dx। अब इसको हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 0 से लेके b तक, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 0 से b तक। अब यहाँ पर देखिए डी डी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा b इंटू एक्स बार इंटीग्रल 0 टू b x dx। अब इसको हम b इंटू एक्स बार एक्स स्क्वायर बाई 2 b टू 0 यानी b स्क्वायर बाई 2। अब b हमने एक और कैंसिल कर दिया, यानी x का मान कितना आ गया, b बाई 2। ऐसे ही यदि हम y का मान निकालना चाहेंगे रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, तो हमारा आएगा d बाई 2।
यानी ये जो इक्वेशन थे चारों, वो इक्वेशन का हम यूज जो सेंट्रॉयड वाला था, ऐसे ही किसी भी शेप का हम सेंट्रॉयड निकालने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू।